हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक और नई कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है डार्क ऑब्सेशन। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई की रात और ऊपर से काले बादलों की गड़गड़ाहट। मौसम में एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा था। अयांस, एक 29 साल का बेहद डार्क, हैंडसम और मिस्टीरियस इंटीरियर डिजाइनर। अयांस के पास लुक्स, पैसा और रुतबा सब कुछ था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा डार्क वाइब था कि लोग उससे बात करने से पहले 2 बार सोचते थे। वह अक्सर रातों को अपनी ब्लैक कूफे कार लेकर शहर की सुनसान सड़कों पर निकल जाता था। सिगरेट का धुआं और उसकी कार के स्पीकर पर बजता धीमा गहरा म्यूजिक ही उसकी असली साथी था। रात के करीब 2 बज रहे थे। आयांस वेस्टर्न एक्सप्रेशन हाईवे से गुजर रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर्स भी रास्ता साफ नहीं देख पा रहे थे। आयांस के एक हाथ में कार का स्टीयरिंग था और उंगलियों के बीच सुलगती सिगरेट। अचानक हेडलाइट की तेज रोशनी हाईवे के किनारे एक लड़की एक लड़की पर पड़ी। अयांस ने तुरंत ब्रेक मारा। कार के टायर्स सड़क पर घिसटते हुए चीख उठे और गाड़ी उस लड़की से बस कुछ ही इंच की दूरी पर जाकर रुकी। अयांस ने कार का शीशा नीचे किया। बारिश की बौछार सीधे उसके चेहरे पर लगी। उसने देखा कि सामने जो लड़की खड़ी थी वह बला की खूबसूरत और बेहद हॉट थी। उसने एक वाइन रेड कलर की सिल्क ड्रेस पहन रखी थी जो बारिश के पानी से उसके बदन पर पूरी तरह चिपक चुकी थी। उसके भीगे बाल उसके चेहरे और गर्दन पर बिखरे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी जिसमें एक अजीब सा नशा और खौफ दोनों एक साथ दिख रहे थे। लास्ट समवेयर, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अयांस ने अपनी गहरी और भारी आवाज में पूछा। उस लड़की ने अयांस की आंखों में देखा। दोनों की नजरें जैसे ही मिली, हवा में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उस लड़की ने बिना एक शब्द बोले कार का दरवाजा खोला और अयांस की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, कार का पूरा माहौल बदल गया। उसके बदन से आ रही बारिश की खुशबू और एक महंगे परफ्यूम के मिक्सचर ने अयांस के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वह लड़की ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। मेरा नाम कायरा है, उसने अपनी मखमली और कांपती हुई आवाज में कहा। प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अयांस ने बिना कोई सवाल किए कार की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी अब 120 की स्पीड से दौड़ रही थी। कार के अंदर एसी चालू था, लेकिन उन दोनों के बीच बढ़ती क्लोजनेस की वजह से एक अलग ही गर्माहट पैदा हो रही थी। अयांस ने नोटिस किया कि कायरा बार बार साइड मिरर में पीछे देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी भी उसके पीछे है। किससे भाग रही हो कायरा? अयांस ने सिगरेट का धुआं बाहर फेंकते हुए पूछा। कायरा ने अयांस की तरफ देखा। उसकी शर्ट पर गिरे कायरा के भीगे बालों के कतरे अयांस की स्किन को छू रहे थे। कायरा धीरे से अयांस के और करीब आई, इतना करीब कि उसकी तेज चलती सांसें अयांस की गर्दन पर महसूस हो रही थी। अगर मैं कहूँ कि मेरी जान खतरे में है तो क्या तुम मुझे बचाओगे? कायरा ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर सीधे अयांस की आंखों में देखते हुए पूछा। अयांस ने कार के हाईवे के एक सुनसान किनारे पर रोका। उसने इंजन बंद किया और पूरी तरह कायरा की तरफ घूम गया। उसकी नजरें कायरा के गुलाबी भीगे हुए होठों पर टिक गई। मुझे खतरों से खेलने का पुराना शौक है कायरा, और इस वक्त तुमसे बड़ा खतरा मुझे कोई नहीं दिख रहा। अयांस ने एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ कहा। कायरा ने कुछ नहीं कहा। उसने अयांस की शर्ट के कॉलर्स को अपनी उंगलियों में जकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के बीच की बची कुची दूरियां भी खत्म हो गई। उस बंद कार के अंदर बाहर गिरती तेज बारिश के बीच उनका एक बेहद इंटेंस
पैशनेट और वाइल्ड लिप लॉक शुरू हो गया। कायरा की छुअन में एक अजीब सी बेताबी थी और अयांश पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि उन्हें बस वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जब दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें फूल रही थी। कायरा ने अयांश की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे अपने घर ले चलो अयांश, आज की रात मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। अयांश ने बिना वक्त गंवाए कार स्टार्ट की और अपने सी फेसिंग विला की तरफ बढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कायरा को अपने घर ले जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। कायरा के पास जो क्लच बैग था उसमें शहर के सबसे बड़े ड्रग माफिया के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था और वह माफिया अब अयांश के विला की तरफ ही बढ़ रहा था। अयांश की ब्लैक कूफी कार समंदर के किनारे बने उसके आलीशान और बिल्कुल अलग थलग विला के गेट के सामने आकर रुकी। बाहर समंदर की लहरें पूरी ताकत से बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा रही थी, जिससे उठने वाली आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था और बिजली की कड़कड़ाहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिला के चारों तरफ लगे ऊंचे और घने पेड़ तेज हवा के झोंकों से इस तरह झूम रहे थे मानो कोई अदृश्य साया नाच रहा हो। अयांश ने गाड़ी का भारी इंजन बंद किया। जैसे ही कार की गड़गड़ाहट शांत हुई, अंदर सिर्फ दोनों की सांसों की आवाजें बची। उसने धीरे से सिर घुमाया और बगल वाली सीट पर बैठी कायरा की तरफ देखा। कायरा के चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी घबराहट और बेताबी साफ दिख रही थी। उसकी वाइन रेड सिल्क ड्रेस पूरी तरह से पानी में भीग चुकी थी। वह महीन कपड़ा उसके बदन से इस कदर चिपक गया था कि उसके शरीर के कर्व्स और उसकी पूरी बनावट साफ नजर आ रही थी। ठंड के मारे उसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। उसकी लंबी घनी पलकें भीगी हुई थी और जब भी वह सांस लेती उसकी चेस्ट की मूवमेंट अयांश के दिमाग में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। अयांश की कलाई पर बंधी कीमती घड़ी की टिक टिक इस सन्नाटे में धीरे धीरे गूंज रही थी। वी आर हियर, हम पहुंच गए, अयांश ने अपनी गहरी रफ और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव था जो किसी भी लड़की को सुरक्षित महसूस करा दे। अयांश कार से उतरा और तेजी से घूमकर कायरा की तरफ आया। उसने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। कायरा जैसे ही बाहर निकलने के लिए बढ़ी, तेज हवा के एक ठंडे और जोरदार झोंके ने उसकी सिल्क ड्रेस को उसके बदन से और ज्यादा सटा दिया और उसके लंबे काले बाल उड़कर पूरे चेहरे और गर्दन पर बिखर गए। वह ठंड से सिकुड़ गई। अयांश ने बिना एक पल गवाए अपना महंगा ब्लैक कोट उतारा और कायरा के भीगे कंधों पर डाल दिया। जैसे ही अयांश के जिस्म की गर्माहट लिए हुए उस कोट ने कायरा को छुआ, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और सीधे अयांश की आंखों में देखा। उस पल उन दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए थैंक यू और एक बेहद गहरा अनकहा अट्रैक्शन साफ तैर रहा था। दोनों विला के अंदर गए। अयांश का यह सी फेसिंग विला अंदर से किसी मॉडर्न और लग्जेरियस महल जैसा था। चारों तरफ डार्क थीम का इंटीरियर था। ब्लैक और ग्रे मार्बल्स, दीवारों पर लगी मिस्टीरियस पेंटिंग, डिम और वार्म लाइट्स और हॉल के बीचों बीच रखा एक बड़ा आलीशान इटालियन लेदर सोफा। विला का पूरा माहौल इस वक्त बेहद हॉट, कोजी और शांत था। तुम बहुत ज़्यादा भीग चुकी हो और ठंड से काँप रही हो। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट साइड में जो मास्टर बेडरूम है वहाँ चली जाओ। वार्डरोब में तुम्हें मेरे कुछ कंफर्टेबल कपड़े मिल जाएंगे, जो ठीक लगे पहन लो। अयांश ने हॉल के कोने में बने आलीशान बार काउंटर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। और तुम ऊपर नहीं आ रहे? कायरा ने अपनी कांपती हुई मखमली आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो अयांश को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं यही नीचे तुम्हारे लिए कुछ हॉट ड्रिंक तैयार करता हूँ ताकि तुम्हारी ठंड कम हो सके। ओ गॉन ओ तुम चेंज कर लो, गो ऑन, तुम चेंज कर लो। अयांश ने आइस बकेट से एक क्रिस्टल क्यूब को ग्लास में गिराते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन अंदर एक तूफान पनप रहा था। कायरा ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी थाइस पर शर्ट को संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
उसके पैरों की आहट सीढ़ियों पर धीरे धीरे गूंज रही थी। नीचे खड़ा अयांश वाइन की महंगी बोतल खोल रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, कायरा। वह सोच रहा था कि आखिर यह लड़की है कौन, इतनी रात को, इतनी भयानक मौसम में, हाईवे पर अकेली, इतनी डरी हुई। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और जो कयामत ढाने वाला वाइब था, उसने अयांश जैसे सख्त और बेपरवाह लड़के के दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। अयांश ने वाइन का एक लंबा घूंट भरा और ग्लास को काउंटर पर रख दिया। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। पूरे विला में सिर्फ बाहर हो रही बारिश और समंदर की लहरों का शोर था। तभी सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की बहुत ही धीमी आवाज आई। अयांश ने हाथ में ग्लास लिए जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसकी सांसें वहीं की वहीं अटक गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। कायरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने अयांश की एक ओवरसाइज्ड ब्लैक सिल्क शर्ट पहन रखी थी। वह शर्ट कायरा के बदन पर बहुत ढीली थी, लेकिन उसने उसकी खूबसूरती को 1000 गुना बढ़ा दिया था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन पूरी तरह खुले हुए थे, जिससे उसकी गोरी चमकदार कॉलर बोन और उसकी नेकलाइन का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। वह काली सिल्क शर्ट कायरा की थाइस के बीच तक ही आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी लंबी स्मूथ और टोन्ड लेंस पूरी तरह से खुली और विजुअल थी। उसके लंबे बाल अभी भी हल्के गीले थे और उन पे पानी की छोटी छोटी चमकदार बूंदें टपक रही थी। सुराहीदार गर्दन से होते हुए उसकी शर्ट के खुले बटनों के अंदर समा रही थी। बिना किसी मेकअप के डिम लाइट के साए में वह इस वक्त साक्षात अप्सरा या कोई बेहद खूबसूरत डेंजर लग रही थी। कायरा धीरे धीरे चलकर अयांश के पास बार काउंटर की तरफ आई। उसके पैरों की पायल की हल्की सी छन छन इस खामोश विला के सन्नाटे को चीर रही थी। वह अयांश के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई, इतनी करीब कि अयांश को उसके बदन से आ रही बारिश की सौंधी खुशबू और उसके मॉइस्चराइजर की महक साफ महसूस होने लगी। यह ब्लैक शर्ट, सच कहूँ तो यह तुम पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। अयांश ने अपनी नज़रें सीधे उसकी झुकी हुई पलकों पर टिकाते हुए कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी और मदहोश हो चुकी थी। थैंक्स, तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत क्लासिक है, कायरा ने अयांश की आंखों में देखते हुए कहा और बेहद करीब आकर उसके हाथ से वाइन का ग्लास ले लिया। उसने ग्लास को अपने गुलाबी रसीले होठों से लगाया और एक छोटा सा सिप लिया। वाइन की एक बूंद उसके निचले होठों पर ठहर गई, जिसे उसने अपनी जुबान से साफ किया। यह देखकर अयांश के सब्र का बांध टूटने लगा था। अयांश बार काउंटर से सटकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों बाहें फैलाकर काउंटर को पकड़ लिया, जिससे कायरा पूरी तरह से उसके और काउंटर के बीच में लाक हो गई। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो रही थी और अंदर उन दोनों के बीच की हीट और पैसन अपने चरम पर पहुंच रहा था। अब बताओगी कायरा, तुम इतनी रात को किससे भाग रही थी? हाईवे पर तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? मुझे सच जानना है, अयांश ने बहुत ही गंभीर लेकिन धीमी आवाज में पूछा। उसका चेहरा कायरा के चेहरे के बिल्कुल करीब था। कायरा ने वाइन का ग्लास धीरे से काउंटर पर रख दिया। उसके चेहरे की वो हल्की सी स्माइल अचानक गायब हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में फिर से वही गहरा खौफ और बेबसी लौट आई। वह अयांश के और भी ज्यादा करीब आ गई, इतनी करीब कि उसके जिस्म की बेतहासा गर्माहट अयांश को फील होने लगी। कायरा ने अपने दोनों नाजुक कांपते हुए हाथ अयांश की चौड़ी छाती पर रख दिए। अयांश महसूस कर पा रहा था कि कायरा का दिल कितनी कितनी तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई पक्षी पिंजरे में फड़फड़ा रहा हो। उसकी गरम गरम सांसें अयांश की गर्दन और कॉलर बोन पर टकरा रही थी, जो अयांश के अंदर एक अजीब सी आग सुलगा रही थी। अयांश, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी तो शायद तुम मुझे इसी वक्त इस तूफानी रात में अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे। मैं एक बहुत ही गंदे और खतरनाक जाल में फंस चुकी हूँ। कुछ बहुत ही ताकतवर और बुरे लोग हैं जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। मैं बहुत डर गई हूँ अयांश, कायरा ने बेहद रुआसी आवाज में कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद ढलक कर उसके गालों पर बह निकली। अयांश का दिल पिघल गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी मजबूत उंगलियों से कायरा की पतली कमर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ पूरी तरह खींच लिया। दोनों के बदन एक दूसरे से पूरी तरह चिपक गए। मैंने तुमसे कार में भी कहा था कायरा, और अब
फिर कह रहा हूँ, मुझे खतरों से खेलने का पुराना शौक है, और जब तक तुम इस विला में मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम मेरे पास पूरी तरह से सेफ हो। अयान्स के शब्दों ने कायरा के अंदर जैसे दीवानगी की एक नई लहर दौड़ा दी। उसने अपनी भीगी हुई नशीली आंखें उठाई और सीधे अयान्स के होठों को देखा। अब दोनों के बीच का सारा डर, सारा सस्पेंस और सारी दुनिया एक तरफ हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक बेकाबू पैसन और एक दूसरे को पा लेने की तड़प बची थी। कायरा ने अपनी उंगलियां अयान्स के बालों में बेरहमी से फंसा दी और उसके चेहरे को अपनी तरफ नीचे खींचा। अयान्स ने भी अपना सारा कंट्रोल, सारी समझदारी हवा में उड़ा दी। दोनों हाथों से कमर उसने कायरा को दोनों हाथों से कमर से उठाया और सीधे बार काउंटर के ऊपर बैठा दिया। काउंटर पर रखी कुछ चीजें हल्की सी आवाज के साथ इधर उधर खिसक गई। कायरा के मुंह से एक दबी हुई, मदहोश कर देने वाली आह निकली। इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, अयान्स के होंठ सीधे कायरा के होठों पर लॉक हो गए। यह एक बेहद डीप, वाइल्ड और पैशनेट किस थी। दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लेना चाहते थे। अयान्स के छुअन में एक ऐसी भूख थी जो कायरा के पूरे बदन में बिजली की तरह दौड़ गई। अयान्स के मजबूत हाथ कायरा की सिल्क शर्ट के अंदर उसकी मखमली पीठ पर रेंगने लगे। उसकी उंगलियों का वो गर्म एहसास कायरा को इस कदर महसूस कर रहा था, मदहोश कर रहा था कि वह अयान्स के कंधों को अपनी उंगलियों से जोर जोर से भींचने लगी। कमरे की डिम वार्म लाइट में उन दोनों के आपस में जुड़े हुए जिस्मों की परछाई दीवार पर एक बेहद ही खूबसूरत, कामुक और इंटेंस नज़ारा बना रही थी। अयान्स ने धीरे धीरे अपने होंठ कायरा के होठों से हटाए और उसकी गर्दन, उसकी कॉलर बोन पर अपनी दीवानगी की छाप छोड़ने लगा। कायरा ने अपना सिर पीछे की तरफ झुका दिया। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और उसके मुंह से सिर्फ अयान्स का नाम और हल्की सिसकियां निकल रही थी। इस बंद आलीशान विला के अंदर की हवा इतनी गर्म और भारी हो चुकी थी कि दोनों की धड़कनें बाहर के तूफान को भी मात दे रही थी। अयान्स का एक एक मोब, उसकी मर्दाना खुशबू और उसका यह रफ अंदाज कायरा को पूरी तरह अपना गुलाम बना चुका था। दोनों ने सही गलत, भूत भविष्य सब कुछ भुला दिया था। काफी देर तक इस गहरे, मदहोश कर देने वाले रोमांस के समंदर में डूबे रहने के बाद जब दोनों के होंठ अलग हुए तो दोनों की सांसें बहुत बुरी तरह से फूल रही थी। कायरा का गोरा चेहरा इस वक्त अट्रैक्शन और पैशन की वजह से पूरी तरह से सुर्ख लाल हो चुका था। उसने थके हुए और पूरी तरह समर्पित अंदाज में अपना सिर अयान्स के मजबूत कंधे पर टिका दिया। उसके बाल अयान्स के चेहरे पर बिखर गए। मुझे बहुत डर लग रहा है अयान्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह खूबसूरत रात खत्म होते ही सब कुछ तबाह हो जाएगा। कायरा ने अयान्स के सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह रात सिर्फ हमारी है। अयान्स ने उसके गीले बालों के बीच अपना चेहरा छुपाते हुए और उसे चूमते हुए कहा। अयान्स ने कायरा को बार काउंटर से अपनी मजबूत बाहों में उठाया। कायरा ने भी तुरंत अपने दोनों पैर अयान्स की कमर के चारों तरफ कस लिए और उसके गले लग गई। अयान्स उसे उसी हालत में धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर मास्टर बेडरूम की तरफ ले गया। उस रात विला के बाहर समंदर का तूफान अपनी हदें पार कर रहा था और विला के आलीशान बेडरूम के अंदर उन दोनों की दीवानगी सारी हदें तोड़ रही थी। दोनों ने दुनिया के हर कायदे, हर कानून को बुलाकर एक दूसरे के बदन और रूह को पूरी तरह से अपना बना लिया। वह रात उनके जीवन की सबसे हसीन और सबसे गहरे रोमांस की रात बन गई। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। समंदर की तरफ से आने वाली बेहद ठंडी और ताज़ी हवा बेडरूम की खुली खिड़की के पर्दों को उड़ाती हुई अंदर आ रही थी। खिड़की को छन कर आती सुबह की पहली धुंधली रोशनी अयान्स के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। रात के खुमार से उसकी आंखें अभी भी भारी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बेड की दूसरी तरफ फैलाया ताकि वह कायरा को अपनी बाहों में समेट सके, लेकिन उसका हाथ सिर्फ खाली और ठंडी सफ़ेद चादर से टकराया। वहाँ कोई नहीं था। अयान्स झटके से उठकर बैठ गया। उसकी नींद एक पल में गायब हो गई। कायरा, उसने बेडरूम में चारों तरफ देखते हुए आवाज लगाई, लेकिन कमरे में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था और अंदर कोई नहीं था। वह तुरंत बेड से नीचे उतरा, अपनी ब्लैक ट्राउजर पहनी और पैर ही तेजी से सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम की तरफ भागा।
पूरा विला अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। अयांश ने विला का मेन गेट देखा, वह अंदर से लॉक था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बैक डोर पर पड़ी, जो सीधे समंदर के रेतीले किनारे की तरफ खुलता था, वह दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे और वहाँ के पर्दे हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। कायरा, यह कैसा मजाक है? तुम कहाँ हो? अयांश ने बाहर समंदर के किनारे रेत पर जाकर चारों तरफ चिल्लाते हुए देखा, लेकिन दूर दूर तक समंदर के पानी और रेत के अलावा कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह बिना एक शब्द कहे सुबह होने से पहले ही गायब हो चुकी थी। अयांश गुस्से, हताशा और भारी हैरानी में वापस लिविंग रूम के अंदर आया। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोच रहा था कि आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तभी अचानक उसकी तेज नज़र सोफे के नीचे पड़े कायरा के उसी छोटे वाइन रेड क्लच बैग पर पड़ी, जिसे वह कल रात अपने साथ कार में लेकर आई थी। शायद वह सुबह की जल्दबाजी और अंधेरे में उसे सोफे के नीचे ही भूल गई थी। अयांश ने कदम बढ़ाए, नीचे झुककर उस बैग को उठाया और उसकी जिप खोली। उसे लगा था कि अंदर कोई नॉर्मल लेडीज सामान होगा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसके हाथ कुछ पैसे, एक लिपस्टिक और एक जेट ब्लैक कलर की पेन ड्राइव लगी। अयांश के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपनी शर्ट पहनी, पेन ड्राइव उठाई और सीधे जाकर अपने लैपटॉप को ऑन किया। उसने धड़कते दिल के साथ उस पेन ड्राइव को लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही लैपटॉप की ब्राइट स्क्रीन चालू हुई, एक वीडियो फाइल प्ले हुई। अयांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बदन का पूरा खून जैसे बर्फ की तरह जम गया। स्क्रीन पर एक बेहद ही डार्क और डरावने कमरे का वीडियो चल रहा था। उस कमरे के फर्श पर शहर के सबसे बड़े रसूखदार बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन रुद्र प्रताप सिंह की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उनका मर्डर बहुत ही बेरहमी से किसी धारदार हथियार से गला रेत कर किया गया था। फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा होश उड़ाने वाली बात यह थी, वीडियो में मर्डर करने वाले का चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने एक ब्लैक हुडी पहन रखी थी और उसका सिर झुका हुआ था। लेकिन जैसे ही उस कातिल ने रुद्र सिंह की लाश के पास रखे एक सूटकेस को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी बाई कलाई पर बंधी घड़ी कैमरे के बिल्कुल सामने एकदम साफ चमक उठी। वह कोई आम घड़ी नहीं थी, वह दुनिया की सबसे महंगी लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉच थी, जिसके पीछे पिछले हिस्से पर कस्टमाइज्ड तरीके से बड़े अक्षरों में ए गुदा हुआ था। और वैसी घड़ी पूरे मुंबई शहर में, बल्कि पूरे देश में सिर्फ एक इंसान के पास थी, खुद अयांश के पास, जो इस वक्त भी उसकी कलाई पर बंधी हुई थी। अयांश मुकम्मल तौर पर शॉक में था। वह फटी आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहे उस खूनी वीडियो को घूर रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह पागलों की तरह सोच रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। वह रुद्र प्रताप सिंह से जिंदगी में कभी मिला तक नहीं था। उसने कभी उनका घर तक नहीं देखा था। फिर उस मर्डर के वीडियो में उसकी ही घड़ी उसके ही हाथ में कैसे दिख रही थी? यह कोई बहुत ही बड़ा और खतरनाक खेल था। तभी ठीक उसी पल वाई अयास के आईफोन पर एक लाउड टोन के साथ एक अननोन नंबर से मैसेज नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अयास ने कांपते हुए हाथों और ठंडी पड़ती उंगलियों से फ़ोन उठाया और स्क्रीन को अनलॉक करके मैसेज खोला। मैसेज में इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखा था, गुड मॉर्निंग अयास, राज सिंघानिया। कल की रात बहुत ही हॉट, खूबसूरत और पैशनेट थी ना? हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन अफसोस, अब तुम्हारी जिंदगी की सबसे काली और खौफनाक सुबह शुरू होने वाली है। रुद्र प्रताप सिंह के मर्डर का यह ओरिजिनल वीडियो इस वक्त पुलिस कमिश्नर की टेबल पर पहुंचने ही वाला है और सारे फॉरेंसिक सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ सेट कर दिए गए हैं। अगर खुद को जेल जाने से और अपनी पूरी जिंदगी और इज्जत को तबाह होने से बचाना चाहते हो, तो आज दोपहर ठीक 12 बजे तक शहर के सबसे बदनाम ब्लैक कैट होटल के रूम नंबर 304 में पहुंच जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, अकेले आना। अगर पुलिस या किसी और को भनक भी लगी तो वीडियो सीधे मीडिया में लाइव हो जाएगा। सी यू सून, तुम्हारी प्यारी कायरा। आयांश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। जिस लड़की को वह कल रात एक बेसहारा, डरी हुई और मासूम लड़की समझकर अपने घर लाया था, जिसके जिस्म की खुशबू और छुअन अभी भी उसके बेडरूम की चादरों और उसकी खुद की स्निप से आ रही थी, उसी खूबसूरत लड़की ने उसे एक ऐसे खौफनाक चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
क्या कायरा सच में एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर थी, या वह किसी बहुत बड़े और अदृश्य मास्टरमाइंड के हाथ का सिर्फ एक मोहरा थी? अयान्स को अब यह साफ समझ आ गया था कि खेल उसकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है और खूनी है, और अगर उसने अगले कुछ घंटों में सही चाल नहीं चली तो वह सीधे फांसी के फंदे पर। अयान्स ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10:15 हो रहे थे। उसके पास ब्लैक कैट होटल पहुंचने के लिए 2 घंटे से भी कम का समय था। उसका दिमाग किसी फटने वाली ज्वालामुखी की तरह काम कर रहा था। एक तरफ रात का वो हसीन और इंटेंस रोमांस उसके जहन में घूम रहा था, और दूसरी तरफ लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहा वो खूनी वीडियो। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कायरा जैसी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी गेम प्लानर कैसे हो सकती है। आयांस ने तुरंत अपनी ब्लैक शर्ट पहनी, कलाई पर वही रोलेक्स घड़ी बांधी जो अब उसके लिए मौत का फंदा बन चुकी थी, और अपने विला से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन मौसम का वो रोमानी एहसास अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। हवा में सिर्फ एक अजीब सा खतरा मंडरा रहा था। अयांस ने अपनी कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से सिटी की तरफ बढ़ा दी। ब्लैक कैट होटल मुंबई के एक बेहद ही क्राउडेड और थोड़े बदनाम इलाके में था। वहाँ अक्सर गैर कानूनी काम और डील्स होती थी। कायरा ने उसे ऐसी जगह क्यों बुलाया, यह बात अयांस को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ठीक 11:45 पर अयांस की कार होटल के बाहर आकर रुकी। होटल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और डार्क वाइब्स दे रही थी। अयांस ने अपनी कार पार्क की, हुडी का कैप अपने सिर पर डाला ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और होटल के अंदर दाखिल हो गया। लॉबी में सन्नाटा था। रिसेप्शन पर बैठा आदमी गहरी नींद में था। अयांस बिना कोई आवाज़ किए सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट के लोहे के दरवाजे एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुले। वह 3rd फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर में डिम येलो लाइट्स जल बुझ रही थी, जिसे वहां का माहौल किसी पुरानी थ्रिलर फिल्म जैसा लग रहा था। अयांस के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसकी नजरें दरवाजों पर लिखे नंबर्स को ढूंढ रही थी, 301, 302, 303, और आखिरकार वह रूम नंबर 304 के सामने आकर रुक गया। अयांस का दिल इस वक्त इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजे पर 2 बार नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से हैंडल को घुमाया। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वह हल्के से चरमराते हुए खुल गया। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पर्दों के बीच से आ रही शहर की धुंधली रोशनी ही अंदर का थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा रही थी। कमरे में एक बहुत ही जानी पहचानी खुशबू फैली हुई थी। यह वही परफ्यूम था जिसे कल रात कायरा ने लगा रखा था। कायरा, मैं आ गया हूँ, बाहर आओ, अयांस ने अपनी भारी और दबी हुई आवाज में कहा। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक अयांस के पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। अयांस झटके से पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। जैसे ही वह वापस घूमा, कमरे की एक छोटी सी बेड साइड लैंप जल उठी। लैंप की डिम और वार्प रोशनी में सोफे पर कोई बैठा हुआ था। वह कायरा ही थी, लेकिन आज उसका लुक कल रात से बिल्कुल अलग था। उसने एक ब्लैक लेदर जैकेट और डार्क जींस पहन रखी थी। उसके बाल बंधे हुए थे और उसकी आंखों में कल रात वाली मासूमियत का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सातिर और ठंडी चमक थी। उसके हाथ में एक ग्लास था जिसमें वह धीरे धीरे वाइन को घुमा रही थी। शार्प 12 बजे। आई मस्ट से अयांस, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो, कायरा ने अपनी मखमली आवाज में कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा एरोगेंस था। अयांस तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और सोफे के सामने लगी टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर सीधे उसके चेहरे के करीब आ गया। यह क्या बकवास है कायरा? कौन हो तुम, और उस खूनी वीडियो में मेरी घड़ी कैसे आई? तुमने मुझे इन सब में क्यों फंसाया? अयांस का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। कायरा बिल्कुल नहीं डरी। उसने वाइन का एक सिप लिया और बहुत ही रिलैक्स अंदाज में सोफे से उठी। वह धीरे धीरे चलकर अयांस के बिल्कुल करीब आई। उसने अपना हाथ उठाया और अयांस की कॉलर पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। उसकी यह छुआई अयांस को कल रात की याद दिला रही थी, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से अलर्ट था। रिलैक्स अयांस, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कायरा ने उसके होठों के करीब आकर फुसफुसाया। कल रात जो हमारे बीच हुआ
वह असली था। तुम्हारी छुअन, तुम्हारी वो दीवानगी मुझे वाकई बहुत पसंद आई। लेकिन बिजनेस इज द बिजनेस। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बिजनेस? रुद्र प्रताप सिंह का मर्डर तुम्हारा बिजनेस है? अयांश ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। कायरा ने एक ठंडी हंसी हंसी। रुद्र प्रताप सिंह एक कमीना था जो बहुत से मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। उसका मरना तय था, लेकिन मुझे उस मर्डर के लिए एक परफेक्ट बकरे की जरूरत थी। एक ऐसा अमीर रसूखदार लड़का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ताकि पुलिस तुरंत उस पर यकीन कर ले। और कल रात हाईवे पर तुम्हारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हुई। तो वो सब एक नाटक था। तुम्हारी गाड़ी खराब होना, तुम्हारा डरना, और और वो रात। अयान्स की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने दिल से चाहा था, वह इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। कायरा अयान्स की आंखों में छिपे उस दर्द को देख सकती थी। उसने अयान्स के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। इस बार उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी कशिश लौट आई। मैंने कहा ना अयान्स, वो रात नाटक नहीं थी। मैं सच में तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन मैं एक बहुत बड़े चक्रव्यूह का हिस्सा हूँ। अगर मैं यह नहीं करती तो वो लोग मुझे मार देते। कौन लोग? अयांश ने उसकी कलाई को कस कर पकड़ते हुए पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। कायरा ने खुद को अयांश की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा। उसने बेड पर रखे एक काले लिफाफे की तरफ इशारा किया। उस लिफाफे में एक नया टास्क है तुम्हारे लिए। तुम्हें आज रात मुंबई पोर्ट के गोडाउन नंबर 7 में जाना होगा और वहां से एक पार्सल रिसीव करना होगा। अगर तुम वो पार्सल सही सलामत मेरे बताए पते पर पहुंचा दोगे तो रुद्र प्रताप के मर्डर का वो वीडियो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और हाँ, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी तुम्हारे विला के बाहर तैयार खड़ी है। अयाज ने उस लिफाफे को देखा और फिर कायरा की तरफ। उसे समझ आ गया था कि कायरा उसे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे किसी बहुत बड़े स्मगलिंग या क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बनाने जा रही थी। और अगर मैं मना कर दूं तो? अयास ने चुनौती भरे लहजे में कहा। कायरा अयास के और करीब आई, इतना करीब कि दोनों की होंठ लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। उसने अयास की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम मना नहीं करोगे अयास, क्योंकि तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते और तुम जेल जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहोगे। उसने अयास के होठों पर एक छोटा लेकिन बेहद ही पैशनेट किस किया, जो एक आखिरी चेतावनी की तरह था। इससे पहले कि अयास कुछ कह पाता, कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। अयास ने तुरंत अपनी फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन जब रोशनी कमरे में फैली तो वहां कोई नहीं था। कायरा एक बार फिर बिना कोई आवाज किए उस अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुकी थी। टेबल पर सिर्फ वो काला लिफाफा रखा था और वाइन का वो गिलास जिस पर कायरा की लिपस्टिक का निशान अभी भी ताजा था। अयांश ने लिफाफा उठाया। ब्लैक कैट होटल के उस सुनसान और डार्क रूम नंबर 304 से निकलने के बाद अयांश सीधे अपने विला पर वापस आ गया। दोपहर से लेकर रात के 10 बजे तक वह बस अपने लिविंग रूम में वाइन की ग्लासेस खाली करता रहा और उस काले लिफाफे को घूरता रहा जो कायरा ने उसे दिया था। उसके दिमाग में बार बार कायरा का वो बदला हुआ चेहरा घूम रहा था। वो मासूमियत, वो डर, सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग थी। लेकिन जब कायरा ने उसके करीब आकर उसके होठों को चूमा था, उस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा गिल्ट था। क्या कायरा सच में मजबूर थी, या सिर्फ वह अयाज की फीलिंग्स के साथ खेल रही थी? जो भी हो, मैं किसी के इशारों पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अयांश ने वाइन का ग्लास टेबल पर पटकते हुए खुद से कहा। रात के ठीक 11:15 हो रहे थे। अयांश ने अपनी ब्लैक हुडी पहनी, कार की चाबी उठाई और मुंबई पोर्ट की तरफ निकल गया। मौसम अभी भी सुधरा नहीं था। समंदर की तरफ से आ रही हवाएं बहुत ही सर्द और तेज थी। मुंबई पोर्ट का इलाका वैसे भी आम लोगों के लिए रात में पूरी तरह से बंद रहता था। वहां सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर्स, क्रेन और अंधेरे गोडाउन्स थे, जहां रात के सन्नाटे में अरबों रुपयों की इनलीगल डील्स और स्मगलिंग होती थी। ठीक 11:50 पर अयांश की कार पोर्ट के आउटर गेट के पास पहुंची। उसने अपनी कार को कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे छुपाकर पार्क कर दिया, ताकि किसी को भनक ना लगे। वह दबे कदमों से पोर्ट के अंदर दाखिल हुआ।
चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी जो पोर्ट की लोहे की दीवारों से टकरा रही थी। अयाज ने अपनी हुडी का कैप और नीचे कर दिया। वह कंटेनर के पीछे छुपते छुपाते गोडाउन्स नंबर्स को देखने लगा। 3, 4, 5 और आखिरकार सामने था गोडाउन नंबर 7। यह एक बहुत ही पुरानी जर्जर और लोहे की विशाल बिल्डिंग्स थी जिसका बड़ा सा स्लाइडिंग दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर पूरी तरह से घना अंधेरा था। अयास ने अपनी कलाई पर बंधी रोलेक्स घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और गोडाउंस के अंदर कदम रख दिया। अंदर आते ही धूल और जंग की एक अजीब सी महक उसके नथुनों से टकराई। चारों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स और पुराने लोहे के ड्रम रखे हुए थे। छत से पानी की बूंदें टपकने की टिप टिप आवाज इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। मैं यहाँ आ गया हूँ। जो कोई भी है सामने आओ, अयाश ने थोड़ा धीमे लेकिन कड़क आवाज में कहा। तभी गोडाउन के दूसरे कोने से एक सूखी लकड़ी के टूटने की आवाज आई। अयाश तुरंत अलर्ट हो गया। उसने अपना हाथ अपनी जैकेट की पॉकेट में डाला जहां उसने सेफ्टी के लिए एक छोटा चाकू छुपा रखा था। अचानक गोडाउन की छत पर लगी एक हाई वोल्टेज फ्लड लाइट सीधे अयांश के चेहरे पर चमकी। रोशनी इतनी तेज थी कि अयांश को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। शार्प, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो मिस्टर अयांश। गोडाउन के ऊपरी हिस्से में बने एक लोहे के प्लेटफॉर्म से एक आवाज आई। यह कायरा की आवाज नहीं थी, यह एक मर्द की भारी और क्रूर आवाज थी। अयांश ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर ऊपर देखने की कोशिश की। वहां 3-4 लोग खड़े थे जिनके हाथों में गन्स थी। उनके बीच में से एक लंबा भारी शरीर का आदमी आगे आया। उसने महंगे सूट के ऊपर एक लॉन्ग ओवरकोट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक गहरा कट का निशान था। वह इस पूरे सिंडिकेट का सबसे खतरनाक मुर्गा गुर्गा था जिसका नाम राघव था। पार्सल कहाँ है? अयांश ने अपनी आवाज में बिना कोई डर दिखाए सीधे पूछा। राघव नीचे सीढ़ियों से उतरकर अयांश के पास आया। उसके पीछे उसके गनमैन भी नीचे आ गए और अयांश को चारों तरफ से घेर लिया। राघव ने अयांश को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान दी। कायरा ने सही कहा था, तुम सच में बहुत जिद्दी हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी जिद नहीं, हमारा हुक्म चलेगा। राघव ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी एक छोटा सिल्वर ब्रीफ केस लेकर आया और उसने उसे अयांश के सामने टेबल पर रख दिया। इस ब्रीफ केस में बहुत ही कीमती और रेयर ड्रग्स के सैंपल्स हैं जो सीधे इंटरनेशनल मार्केट से आए हैं। तुम्हें इसे लेकर वल्ली सी लिंक्स के पास जाना है। वहाँ तुम्हें एक ब्लैक मर्सिडीज मिलेगी। यह ब्रीफ केस उस गाड़ी के ड्राइवर को सौंप देना। काम खत्म होते ही तुम्हें कायरा का फोन आ जाएगा और वो खूनी वीडियो डिलीट हो जाएगी। राघव ने सिगार सुलगाते हुए कहा। अयांश ने ब्रीफ केस की तरफ देखा। वह जानता था कि एक बार उसने इस ब्रीफ केस को हाथ लगा दिया तो वह पूरी तरह से एक क्रिमिनल बन जाएगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जैसे ही ब्रीफ केस उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक पूरे गोडाउन की लाइट्स गुल हो गई। यह क्या बकवास है? लाइट्स किसने बंद की? राघव गुस्से में चिल्लाया। सर, कोई अंदर आया है। गोडाउन के गेट पर खड़े गनमैन की चीख सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाके की आवाज आई। किसी ने गोडाउन के अंदर स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं का बम फेंक दिया था। पल भर में पूरे गोडाउन में सफेद घना धुआं फैल गया। कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। राघव के आदमी घबरा कर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। गोली मत चलाओ बेवकूफो, ब्रीफ केस संभालो, राघव चिल्ला रहा था। अयांश ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया। वह तुरंत फर्श पर झुक गया और रेंगते हुए टेबल की तरफ बढ़ा। उसने अंधेरे और धुएं में ब्रीफ केस को टटोला और उसे अपने हाथ में ले लिया। वह गेट की तरफ भागने ही वाला था कि अचानक किसी ने अंधेरे में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अयांश ने तुरंत अपना चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन उस सामने वाले शख्स का रिफ्लेक्स बहुत तेज था। उसने अयांश का हाथ मरोड़ा और उसे सीधे एक बड़े लकड़ी के बॉक्स से सटाकर लॉक कर दिया। अयांश ने पलटकर देखा। धुएं के बीच उसे एक चेहरा नजर आया। वह कोई मर्द नहीं था, वह एक लड़की थी। उसने ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट, कार्गो पैंट्स और पैरों में हैवी बूट्स पहन रखे थे। उसके लंबे बाल एक
पॉनी टेल में बंधे थे। उसकी आंखें बेहद तीखी बिल्ली जैसी थी और चेहरे पर एक ऐसा रौब था जो किसी को भी झुका दे। उसके एक हाथ में एक स्प्रेड पिस्टल साइलेंसर लगी गन थी जो सीधे अयाज की छाती पर टिकी हुई थी। चुपचाप खड़े रहो, अगर अपनी जान प्यारी है तो, उस लड़की ने बहुत ही लो लेकिन कमांडिंग आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और पावर थी। तुम कौन हो? आयांश ने अपनी सांसें रोकते हुए पूछा। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। धुएं के बीच अयांश को उस लड़की के जिस्म से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग लेमन और मिंट जैसी खुशबू आ रही थी जो कायरा की खुशबू से बिल्कुल अलग थी। मेरा नाम तारा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की अंडरकवर एजेंट, और तुम इस वक्त एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के बीच में खड़े हो, मिस्टर मिस्टर इंटीरियर डिजाइनर। तारा ने अयाज की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। उसकी नजरें एक पल के लिए अयाज के होठों और उसकी शर्ट के खुले कॉलर्स पर लग गई जहां अयाज की मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रही थी। तारा जैसे सख्त ऑफिसर के दिल में भी अयाज के इस रफ और डार्क लुक को देखकर एक पल के लिए हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, अयाज ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों की सच्चाई देखकर तारा को लगा कि यह लड़का वाकई इस गैंग का हिस्सा नहीं है। मुझे पता है तुम कौन हो अयाज। रुद्र प्रताप सिंह के मर्डर केस में तुम्हारा नाम आ चुका है। मैं पिछले 3 दिनों से कायरा और इस गैंग को ट्रैक कर रही हूँ। अगर इस दलदल से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, तारा ने कहा और अयाज का हाथ पकड़कर उसे गोडाउन की एक सीक्रेट बैग एग्जिट यानी पीछे के दरवाजे की तरफ खींचने लगी। पीछे राघव और उसके आदमी धुएं में चिल्ला रहे थे। वो लड़का ब्रीफ केस लेकर भाग गया, उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। तारा और अयास गोडाउन से बाहर निकलकर पोर्ट के सुनसान पिछले हिस्से में आ गए जहां तारा की एक ब्लैक एसयूवी गाड़ी खड़ी थी। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। तारा ने तुरंत गाड़ी अनलॉक की। अंदर बैठो जल्दी। दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। तारा ने कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से पोर्ट से बाहर निकाल ली। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही टेंस था। अयाज के हाथ में वो कीमती ब्रीफकेस था और बगल वाली सीट पर देश की सबसे टॉप अंडरकवर एजेंट तारा बैठी थी जो अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील्स को कसकर पकड़े हुई थी। तारा ने गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर से अयाज की तरफ देखा। अयाज के भीगे हुए बाल उसके माथे पर बिखरे थे और उसकी शर्ट बारिश और धुएं से थोड़ी गंदी हो चुकी थी, लेकिन उसका वो इंटेंस लुक इस वक्त भी बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। तो कायरा ने तुम्हें ब्लैकमेल करके यहाँ भेजा था? तारा ने शांत आवाज में पूछा, हालांकि कार के अंदर की हीट धीरे धीरे बढ़ रही थी। हाँ, उसके पास एक वीडियो है जिसमें रुद्र प्रताप सिंह का मर्डर करने वाले के हाथ में मेरी घड़ी दिख रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे पॉसिबल है, अयांश ने अपना सिर पीछे सीट से टिकाते हुए कहा। वह पूरी तरह से थक चुका था। तारा ने कार को हाईवे के एक सुनसान अंधेरे स्ट्रेच पर रोका। उसने इंजन चालू रखा लेकिन हेडलाइट्स बंद कर दी। वह पूरी तरह से अयांश की तरफ घूमी। दोनों के बीच की दूरी अब कार की छोटी सी कैबिन में बहुत कम लग रही थी। कायरा बहुत शातिर है अयांश। वो हाईटेक ग्राफिक्स और डीप केक वीडियोस बनाने में एक्सपर्ट है। उसने तुम्हें जानबूझकर फंसाया क्योंकि उसे तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी इस बेदाग इमेज की जरूरत थी। तारा ने अयांश के करीब आते हुए कहा। उसका हाथ धीरे से अयांश की कलाई पर लग गया जहां वो रोलेक्स घड़ी बंधी थी। तारा की उंगलियों का वो टच बहुत ही वार्म और स्मूथ था। अयांश ने तारा की तरफ देखा। तारा की बिल्ली जैसी आंखें इस डिम लाइट में चमक रही थी। लेकिन अब तुम मेरे कंट्रोल में हो अयांश। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। रुद्र प्रताप के मर्डर के इल्जाम में तुम्हें उम्र कैद हो सकती है। अयांश ने एक ठंडी सांस ली। वह तारा के और करीब आया, इतना करीब कि दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला बचा। तो फिर देर क्यों कर रही हो ऑफिसर? कर दो मुझे पुलिस के हवाले। वैसे भी कल रात से मेरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है। अयांश की आवाज में एक अजीब सी मर्दाना कशिश और बेपरवाही थी
जिसने तारा जैसी सख्त और उसूलों वाली लड़की के दिमाग को सुन्न कर दिया। तारा ने अयांश की आंखों में देखा। उसने आज तक अपनी लाइफ में इतने करीब से किसी इतने हॉट और इंटेंस लड़के को नहीं देखा था। उसका प्रोफेशनल रवैया धीरे धीरे उसकी पर्सनल फीलिंग्स के आगे घुटने टेक रहा था। उसने अपनी पिस्टल को साइड में रखा और उसका हाथ अयांश की गर्दन के पीछे चला गया। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती अयांश, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस खेल की मोहरे नहीं बल्कि इसके किंग बन सकते हो। और तुम्हारी यह बेपरवाही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तारा ने बेहद धीमी मदहोश आवाज़ में कहा। इससे पहले कि अयांश को समझ पाता, तारा ने आगे बढ़कर अयांश की होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया। यह किस कायरा की किस से बिल्कुल अलग थी। कायरा की छुअन में एक सातिर चालाकी थी, लेकिन तारा की इस किस में एक बेहद ही वाइल्ड पजेसिव और रफ पैसन था। वह अयांश को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। अयांश ने भी ब्रीफकेस को सीट पर छोड़ा और तारा की पतली कमर को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर इस इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। कार की बंद खिड़कियों पर बारिश का पानी बह रहा था और अंदर देश की एक टॉप एजेंट एक मिस्टीरियस लड़के की बाहों में अपनी सारी ड्यूटीज भूल चुकी थी। जब दोनों अलग हुए थोड़ी देर बाद तो तारा की सांसें फूल रही थी और उसकी आंखों में अयास के लिए एक अजीब सी पजेसिवनेस आ चुकी थी। अब से तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगी। कायरा को भूल जाओ, अब तुम मेरे साथ हो। तभी अचानक अयांश के फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। स्क्रीन पर कायरा का नाम फ्लैश हो रहा था। अयांश ने फोन उठाया और जैसे ही स्पीकर ऑन किया, दूसरी तरफ से कायरा की कांपती हुई और बेहद ही गुस्से से भरी आवाज आई। अयांश, तुम उस गोडाउन से किसके साथ भागे हो? मुझे सब पता चल चुका है। वो लड़की एक एजेंट है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। याद रखना अयांश, तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुमने उस लड़की के करीब जाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगी और सबसे पहले मौत उस ऑफिसर की होगी। कायरा फोन पर चिल्ला रही थी और उसकी आवाज में साफ दिख रहा था कि वह अयांश को किसी और लड़की के साथ देखकर बुरी तरह से जल रही थी। अयांश ने तारा की तरफ देखा, जो फोन की आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा पजेसिव हो चुकी थी। तारा ने अयांश के हाथ से फ़ोन छीना और सीधे कायरा से बोली, वो अब मेरे पास है कायरा, हिम्मत है तो छीन कर आकर छीन लो। खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था। यह सिर्फ एक सस्पेंस मिस्ट्री नहीं बची थी, अब यह दो बेहद खूबसूरत शातिर और खतरनाक लड़कियों के बीच अयांश को पाने की एक खूनी जंग बन चुकी थी। एक तरफ थी अंडरवर्ल्ड की मिस्टीरियस क्वीन कायरा और दूसरी तरफ थी कानून की सबसे बोल्ड ऑफिसर तारा, और दोनों के बीच में फंसा था अयांश। तो आगे क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।